मम्मी जी, आपकी इस महीने की पेंशन। बहू, ये 20,000 तो नहीं है, कम लग रहे हैं पैसे। हाँ मम्मी जी, ये तो 15,000 है। 20,000 आते हैं क्या? मुझे तो लगा 15,000 ही पेंशन आती है। नहीं बहू, पेंशन तो पूरे 20,000 आती है, ये कम कैसे आया? पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि 20,000 आती है। तो जितने मिले मैं ले आई। कोई बात नहीं, मैं एक बार बैंक में जाके पता करती हूँ ना क्या इशू है। हाँ, ये ठीक रहेगा, बैंक में जाके पता कर लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी इस महीने की पेंशन। ये भी पेंशन 20,000 नहीं लग रहा है। 12,000 ही आए हैं इस बार, पता नहीं क्यों। 12,000? क्या हो रहा है ये? पिछले महीने 15,000, इस बार 12,000। 20,000 है ना पेंशन तो। अरे तो मुझे क्या पता मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती है? मैं पैसे काट रही हूँ? शायद सरकार का कोई न्यू नियम लागू हुआ है, इसलिए पैसे कट हो रहे हैं। बहू, तुमने तो बोला था ना कि तुम जाओगी बैंक और पता करोगी, पता नहीं किया क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इतने इतने से पैसे के लिए बैंक जाऊंगी क्या? और आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही है ना? मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? मैं इतने इतने से पैसे लूंगी क्या आपके? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो बेटा। हम तुमको दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो बैंक वाले को बोल रहे हैं। सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको मेरे ऊपर ज्यादा शक हो रहा है ना, तो आप खुद जाके अपनी पेंशन निकाल लिया करो। एक तो सारा काम भी करो, ऊपर से सुनने को भी हमें ही मिलता है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो बहू, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ सैम? बेटा इतना परेशान क्यों है? माँ, पिछले महीने ही लैपटॉप के और मोबाइल्स के पार्ट्स मैंने इंपोर्ट कराए थे दुबई से, और जितना भी सामान है वो सारा ख़राब हो गया पानी भरने की वजह से। पता नहीं कैसे ऊपर का टैंक लीकेज हो गया और सारा पानी भर गया, और मैं बाहर था, मैं चेक भी नहीं कर पाया। सारे वर्कर्स ने सामान को बाहर निकाला, इतने में आधे से ज़्यादा सामान ख़राब हो गया। अब देखो, कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता, और अब घर से कर्जा चुकाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो आपको जो अंगूठी चाहिए थी वो दिला देता, अब समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से शताक्षी को भी शॉपिंग करनी थी। कोई बात नहीं बेटा, तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो बैठ, मैं आती हूँ 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बेटा ये ले, ये मेरे 2 महीने की पेंशन है। ये, अरे माँ, ये आपकी पेंशन के पैसे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता मैं। ये आप रखो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्लीज रखो। कैसी बात कर रहा है बेटा? मेरे पेंशन के पैसे मैं क्या करूंगी रख के? जब तू मेरे साथ है, मेरा इतना ध्यान रखता है हर चीजों की, तो मैं क्या करूंगी? पैसे रख, अभी तुझे जरूरत है अभी पैसों की, तो ये उसमें इस्तेमाल कर। वैसे बेटा, पता नहीं 2 महीने से पेंशन भी कम आ रही है, सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। हाँ, ये 2 महीने की, लेकिन आपकी पेंशन तो 20,000 रुपये आती है ना? हाँ 20,000 ही है, पर पता नहीं 2 महीने से, पिछले महीने आया था 12,000, उसके पहले 15,000। पता नहीं 2 महीने से पैसे क्यों काट रही है सरकार। अरे माँ, कैसी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट तो कभी भी पेंशन के पैसे काटती नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। और वो जो भी टैक्स वगैरह कट के आता है वो तो पहले से ही काट देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने बैंक में बात की या पेंशन लेने कौन जाता है? नहीं बेटा, मैं नहीं जाती, बहू जाती है, शताक्षी ही लेके आती है, और उसने बोला भी था कि बैंक में बात करेगी, उसको पता होगा। शताक्षी, शताक्षी इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बताओ कि मम्मी की पेंशन लेने तुम जा रहे हो? हाँ, मैं ही लेकर आती हूँ। पिछले 2 महीने से, राइट? तो मम्मी की पेंशन कितनी आती है? मम्मी जी ने मुझे बताया था कि उनकी 20,000 है, लेकिन 2 महीने से कम ही आ रही है, पता नहीं क्यों। अब सरकार पैसे काट रही है। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त सुरेश को फ़ोन कर लेता हूँ, जो कि बैंक में मैनेजर है। वो बता देगा कि आगे से कम आई है नहीं। कॉल करने की क्या जरूरत है? ऊपर से ही पैसे कट के आ रहे होंगे ना, सरकार के कुछ नियम आए होंगे। नहीं शताक्षी, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी पेंशन कट के नहीं आती, चाहे कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, समझे? सैम, जरूरत नहीं है कॉल करने की, मैं बताती हूँ ना। वो थोड़े पेंशन के पैसे में से मैंने रख लिए थे पैसे। क्या बहू, तुमने मेरे पेंशन के पैसे रखे? पर क्यों बहू? शताक्षी, मन तो कर रहा है तुम्हें एक चांटा लगा दूं। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे अपने घर में
अपने घर में चोरी कौन करता है बेवकूफ? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम माँ से डायरेक्ट भी मांग सकते थे। अरे वो तुम्हारी सासू माँ है, शी इज लाइक योर मदर। क्या बच्चे अपनी माँ से पैसे नहीं मांगते या घर में चोरी करते हैं? और तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम छोटे बच्चों की तरह चोरी करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मम्मी जी, सैम का भी लॉस चल रहा है और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ले लिए मैंने थोड़े से। ज़रूरत थी, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो सब्र कर सकती थी ना। और मैं किन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और बिजनेस का तो उसूल है, अरे कभी काम अच्छा चलता है कभी नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही घर में चोरी करो। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करते हुए? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी बीवी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो मेरी माँ के पैसों से, पेंशन से कमीशन मार रही है। आर यू सीरियस? बहू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम एक बार बोलती तो मुझसे। तुम इस घर की बेटी हो, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत होगी तो माना कि सैम की अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसके पास पैसों की दिक्कत है, तो मैं हूं ना बेटा, मैं करती ना पूरी। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारी जो भी जरूरतें होती सब मैं पूरी करती। आखिर मेरा पेंशन किस दिन काम आएगा? मैं किस लिए पैसे इकट्ठे करती हूँ? तुम बच्चों के लिए ही तो। कल को अगर मैं ना भी रहूं ना तो ये पेंशन के पैसे तुम लोगों के भविष्य में काम आ सके, बस इसीलिए मैं पेंशन के पैसे इकट्ठे करते रहती हूँ। और इसीलिए चिंतित भी थी कि ये पैसे क्यों कट रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, आगे से नहीं करूँगी। आज तो तुमने हरकत कर दी, आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के पेंशन के पैसे हैं, मुझे कल ऑफिस जाना है, वहां पे जरूरत होगी, ये रखो। और ये सब करने से अच्छा है कि भगवान से हम सब के लिए प्रार्थना करो ताकि हमारे घर के हालात और हमारे हालात सुधर जाए, समझे? और औरत ना सताक्षी वही अच्छी होती है जो सुख से ज्यादा दुख में अपने हस्बैंड का साथ दे। यू अंडरस्टैंड? जाओ जाकर काम करो अपना। सबके माँ, थोड़ा बचपना है उसमें, शादी थोड़ी यंग एज में हो गई ना तो कभी कभी कर देती है ऐसी चीजें। अब बच्ची है, सीख जाएगी बेटा। मैडम ये आपका ऑर्डर, प्लीज जल्दी ले लो, मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। भैया भाभी, मैडम लेट हो रहा है मुझे। भैया मैं पैसे लेकर आती हूँ। जल्दी लाइए मैडम, तुम चिंता मत करो, अभी चलता है ना। परेशान मत हो। शोएब, भैया भाभी आए हैं। कौन भैया भाभी? शोएब, तुम्हारे भैया भाभी आए हैं गांव से। मेरा दिमाग खराब हो गया, वो यहाँ पे कैसे आएंगे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तुम चल के देखो। भैया भाभी आप यहाँ, और भैया आप डिलीवरी बॉय की ड्रेस में? तुम दोनों यहाँ? भैया एक काम करिए, आप अंदर आइए, अंदर आइए। भाभी अंदर आओ, आप आराम से। भैया बैठो। भैया आप तो गांव में थे ना, फिर आप यहाँ शहर में डिलीवरी बॉय का काम, ये सब चल क्या रहा है? छोटे तुझे क्या बताऊं यार, जब से तू गांव से आया तब से तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे अब। सच बोल रहा हूँ यार, जब से तू गया तो जानता है ना कि पापा तुझसे कितना प्यार करते थे। हालांकि उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाला, लेकिन तेरे बारे में सोचते रहते थे वो। कई बार मैंने कोशिश की उनसे बात करूं, उनसे पूछूं वो चाहते क्या हैं, लेकिन गांव के थे ना, अपने प्यार को दबाकर समाज के सामने ये दिखाना था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, अगर मेरा बेटा गलत कर रहा है तो मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगा। और इसी दर्द ने उन्हें अंदर ही अंदर से झिंझोड़ के रख दिया यार। एक दिन वॉशरूम गए, काफी देर तक बाहर नहीं आए तो मैंने दरवाजा बजाया, कोई जवाब नहीं मिला यार। फिर दरवाजा तोड़ा, अस्पताल लेके गया उन्हें, पता चला कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है।
मैंने बहुत कोशिश की यार उनको बचाने की, अपने हिस्से की जमीन तक बेच दी ताकि पापा को बचा सकूं, लेकिन नहीं बचा पाया यार। और पापा के जाने के बाद माँ भी अकेली सी पड़ गई। 1 महीने बाद माँ को भी अटैक आया और माँ भी चल गई। अपने हिस्से की जमीन तो बेच ही चुका था, कुछ था ही नहीं वहां पर यार। फिर वो पड़ोस में जो हरीश चाचा है उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहर में रहता है, तुम वहां चले जाओ, तुमको नौकरी दिलवा देगा। फिर उसने ये टच वाला फोन दिलवाया और डिलीवरी वाले की नौकरी लगवा दी। बाप बनने वाला हूं यार, अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो उठानी थी ना। भैया घर में इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार कॉल करना भी गवारा नहीं समझा। इतना पराया होगा आपका छोटा भाई आपके लिए। माँ बाप चले गए और एक बार भी नहीं बताया। आपको तो पता है ना भैया कि मैंने घर क्यों छोड़ा था, सिर्फ अपने घर की इज्जत के लिए। सबको पता था कि मैं दीक्षा से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, कॉलेज टाइम से ही। मैं नहीं छोड़ सकता था उसको। और पापा को मैंने कितनी समझाने की कोशिश की कि पापा मुझे उससे शादी करने बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं दीक्षा के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पापा का ईगो हमेशा सर पे चढ़ा रहा कि समाज क्या कहेगा। उन्होंने कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। इसी मजबूरी की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा और मैं शहर आकर यहाँ सेटल्ड हो गया। लेकिन भैया एक बार तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, आपका छोटा भाई हूं मैं। किस मुंह से करता है यार, घर का बड़ा होने के बावजूद मैंने अपने परिवार को अलग होने दिया। एक बार जो बाबूजी गलत करे थे उसके लिए आवाज नहीं उठा पाया मैं। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई परेशानी नहीं थी यार, लेकिन घर का बड़ा होना हमेशा से पापा से डर के ही रहा हूं। आज लगता है यार कि उस दिन अगर आवाज उठा ली होती ना तो आज मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरा परिवार सब कुछ होता मेरे पास यार। सारी गलती मेरी है छोटे, उस दिन मुझे आवाज उठानी चाहिए। और सच कहूं तो बहुत मन किया तुझसे मिलने का, लेकिन इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं कि किसी तरह से तुझे किसी भी शहर में ढूंढ लूं। बस रोज इसी आस में निकलता था कि शायद एक दिन तू यहाँ रहा, शायद एक दिन तू राह चलते मिल जाएगा मुझे। नहीं भैया, आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। सारी गलती हम दोनों की है। हम दोनों ना शादी करते ना बाबूजी को सदमा पहुंचता। समाज के डर से बाबूजी ने हमें घर से तो निकाल दिया, पर कहीं ना कहीं अपने बेटे से वो इतना प्यार करते थे कि इनके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इसमें आपकी गलती कैसे हुई? सारी गलती हमारी है भैया। नहीं दीक्षा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो हम दोनों की है। हम दोनों घर के बड़े थे, फिर भी हम दोनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अगर हम तुम्हारा साथ दे देते ना तो शायद आज माँ बाबूजी जिंदा होते और तुम लोग भी हमारे साथ रह रहे होते। माफ़ी तो हम दोनों को मांगनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी गलती क्या थी? तुमने सिर्फ प्यार ही तो किया था, और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं होता। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि भैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और अपना वादा निभाया। भाभी अब अफसोस करने से क्या होगा? अगर काश आप उस टाइम पे आवाज उठा लिए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। और आप तो मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी ना। आपको तो और भैया को तो सब कुछ पता था कि मैं दीक्षा से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और भाई तो घर के बड़े थे ना। अगर भाई मेरे लिए आवाज उठाते, पापा को बैठा के समझाते, क्या पापा उनकी बात ना सुनते? बिल्कुल जरूर सुनते। लेकिन मेरी साइड किसी ने भी नहीं दी, इसीलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अगर बड़े भाई उस टाइम साथ दे दिए होते, आप साथ दे दिए होते, तो आज हमारा परिवार एकजुट होकर रहता। गलती मेरी है यार, अपने बड़े होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया मेरा भाई, और शायद उन्हीं कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। देख, अगर आज तुम सब होते ना, मेरे बच्चे का देखभाल सब कर रहे होते, माँ होती, बाबूजी होते, दीक्षा होती। बारिश में सड़क पे भटक रहे हैं हम दोनों, कुछ काम कर रहे हैं ताकि इसको डॉक्टर के पास दिखा सकूं। ये सब मेरे कर्मों की सजा है यार। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। भैया आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, गलती आपकी भी नहीं है। ये तो माँ बाबू जी के संस्कार थे जो आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। लेकिन भैया मेरा ना दिल हमेशा से गवाही देता था कि एक न एक दिन आप मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे।
लेकिन आप इस हालत में आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया ऑलरेडी मैं अपना आधा परिवार खो चुका हूँ, अब मैं आधा परिवार नहीं खोना चाहता। और कहते हैं ना कि बाप के जाने के बाद बड़ा भाई ही बाप का दर्जा लेता है, तो मेरे लिए फिलहाल भैया आप ही हो सब कुछ, तो मैं आपको नहीं खोना चाहता। भैया आप मेरे पास ही ठहर जाओ ना, यहीं पे रुक जाओ। भाभी की भी देखो कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, आप इतनी बारिश में इनको लेकर के घूम रहे हो। प्लीज भैया यहीं रह लो ना मेरे पास में, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। देख छोटे, मैंने आज तक बड़े होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, और सच कहूं तो तेरे इस घर में रहना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है यार। आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने बड़े भाई को इस हालत में देखते हुए। भैया आपको तो पता है ना कि मैं पढ़ाई में कितना टैलेंटेड था। मैं शहर में जब दीक्षा के साथ में आया तो मेरी बैंक में जॉब लग गई और मैंने इतना अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है। भैया अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ना, हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं, 4 कमरे बिल्कुल खाली पड़े, आप यहाँ पे रहिए ना। देखिए भैया और भाभी, मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास ही रुक जाइए। भैया शोएब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने बारे में ना सही भाभी के बारे में तो सोचिए। भाभी की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर कल को कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। आप हम दोनों के साथ रहिए ना, इतना बड़ा घर है, आप हमारे साथ रहेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। मान जाइए ना। और वैसे भी हम लोग माँ बाबू जी को तो खो चुके हैं, और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है ना, तो ये अपने भाई और पिता अब दोनों खोना नहीं चाहते। और रही भाभी की बात है, आप इनको कहीं मत लेकर के जाइए, फैमिली डॉक्टर है, मैं दीक्षा को बोल देता हूँ, दीक्षा इनको दिखवा देगी, वो बुलवा लेती है डॉक्टर को। दीक्षा एक काम करो, तुम डॉक्टर को कॉल करो और भाभी को अंदर रूम में लेकर के जाओ, ठीक है। और भैया अब से आपको डिलीवरी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। सब चाय। अबे तेरी तो भैया। कौन भैया? भैया मैं सनी, आपका छोटा भाई। साहब ये क्या बोल रहे हैं? आप और मैं भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। भैया मैं आपका भाई हूँ, याद करो हमारा गांव बुलंदशहर। देखिए साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, एक शक्लों के कई लोग होते हैं, क्या पता आपके बड़े भाई की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूँ। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी बात को समझिए, छोटा भाई हो। सर मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है, ये आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता है, इसकी हालत तो देखिए। मैं जानता हूँ तुम जानती हो मेरे भाई को, चुपचाप खड़े रहो। ये मेरी बात सुनिए, आप मना क्यों कर रहे हैं? साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको अपने बड़े भाई का कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आप मुझ गरीब को अपना भाई बोल रहे हैं। मैं चाय वाला आपका भाई कहाँ से हो सकता हूँ? और देखिए ना, इस चक्कर में आपकी चाय भी ठंडी हो गई है, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। अरे सुनिए ज्योति, तुम मीटिंग अटेंड करो जाके, मैं आता हूँ। भगवान सुनो। क्या हो गया जी? भगवान पता मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? किससे? अपने छोटे से, सन्नी से। क्या बात कर रहे हैं आप? देवर जी से मिले? लेकिन कहाँ? अरे अपनी चाय की दुकान के पास ही मिल गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो कोई बड़ा साहब समझकर चाय देने के लिए गया, तो अचानक से नजर पड़ी तो देखा अपना सन्नी। क्या देवर जी बड़े आदमी बन गए हैं? देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे ना? कैसे लग रहे थे मेरे देवर जी? बहुत तरक्की कर लिया अपना छोटू, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे वो महंगी सी शर्ट पैंट, महंगे से जूते, और पीछे बड़ी गाड़ी थी उसके, और ना साथ में कोई लड़की भी खड़ी थी। अब पता नहीं उसकी कोई चाहने वाली थी या फिर उसकी कोई कामकाजी की लड़की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन छोटा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश लग रहा था। बस एक चीज हुई कि मैंने छोटे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आपने देवर जी को पहचानने से इनकार कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? जब देवर जी हमसे अलग हुए थे, जब हमने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो सिर्फ 8-10 साल के थे। उन्होंने आपको देख के पहचान लिया, लेकिन आपने पहचानने से इनकार कर दिया। देवर जी को कितना बुरा लगा होगा इन सब चीजों का। क्या करता, देखो जरा मेरी हालत, और हमारा छोटा इतना बड़ा आदमी बन चुका है, पैसा है उसके पास। अब मैं 4 जनों के आगे उसको पहचानता और लोगों को पता लगता कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो कहीं उसकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन बताऊँ, अपने छोटे ने मुझे एक बारी में पहचान लिया, मेरा नाम भी ले दिया। ये तो मुझे उसको झूठ बोलना पड़ा कि उसको कोई गलतफहमी हुई, और वहाँ से फटाफट भागकर मैं इधर आ गया। मेरा भी मन था उससे गले लगूं, उससे बात करूं, उसके हाल चाल लूं, लेकिन क्या करता, अपने छोटी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैंने अपना मिलना भी छोड़ दिया उससे। कोई बात नहीं, कम से कम उसको देख लिया ना, वो खुश है, जीवन में तरक्की कर रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है। उससे मिलना मायने नहीं रखता है।
मिलना तो फिर कभी हो ही जाएगा। कभी अकेले में कहीं दिखेगा ना, जहाँ आसपास कोई नहीं होगा, तब उससे मिल लेंगे, ताकि उसकी इज्जत पर भी बात ना आए। ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है आपने देवर जी के लिए बहुत मेहनत की है, और हम तो चाहते ही ये थे ना कि देवर जी बहुत बड़े आदमी बन जाए। आज उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। कोई बात नहीं, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देवर जी जहाँ भी रहे, चाहे हमारे बिना ही सही, बस खुश रहे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। कोई बात नहीं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, अब हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों के बिना खुश रहूंगा? सनी, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? खुश रहो। देवर जी कितने अच्छे लग रहे हैं आप, और कितने खुश भी। देखिए ना, आप तो देवर जी को वहाँ ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन देवर जी खुद हमसे मिलने यहाँ आए हैं। और देखिए ना, कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देवर जी आप। लेकिन छोटे, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब तू बड़ा आदमी बन चुका है, तू कहाँ गरीबों की बस्ती में आ गया। छोटे, तेरी इज्जत की खातिर कह रहा हूँ, यहाँ से चला जा। तेरे किसी काम काजी बंदे ने तुझे इस तरह से हमारे पास देख लिया, तेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। चले जा सन्नी, यहाँ से चले जा। और मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था भैया? मुझे मेरे बड़े भाई से मिलने से कौन रोक सकता? और अगर मेरा काम खराब होगा ना भैया इस चीज़ से, तो होने दो। मेरे लिए ये पैसा मैटर नहीं करता भैया, मेरे लिए मेरा परिवार मैटर करता है। अरे आज तक मुझे यही लग रहा था कि मेरे ताऊजी मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे माँ बाप के फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन मेरी नौकरी के पहले दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है मेरे बड़े भाई ने किया। मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकूं। और जब ये मुझे बात पता चली ना, तो मैं सीधा गांव गया, आपको ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन पता चला कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हो, वहां से सब कुछ बेच दिया आप। ये भी पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है। उसके बाद कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आप। हर बार यही लगता था कि शायद अगले दिन मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। रोज रात को नींद नहीं आती थी भैया, इसी चाह में कि कोई तो वो दिन आएगा ना जिस दिन मैं अपने भाई से मिल पाऊंगा, उसे थैंक यू बोल पाऊंगा मैं। और आज अचानक से मेरे यूं ही सामने आ गए। सच कहूं तो भैया बहुत ज्यादा खुश हो गया था मैं आपको देख के। जैसे ही आपने मुझे मना किया ना कि आप मुझे जानते ही नहीं हो, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर। लेकिन फिर मुझे लगा कि जरूर आप कोई परेशानी में है जो आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर आप परेशानी में नहीं होते तो मुझे गले जरूर लगाते। अपने बड़े भाई को मैं इतना तो जानता ही हूँ भैया, वो अपने मुश्किल वक्त मुझे याद नहीं करेगा और अपने अच्छे वक्त में हमेशा मुझे अपने साथ रखेगा। ये लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतना बड़ा पक्का मकान था हमारा, इतनी अच्छी जिंदगी थी, वो सब बेच के, खेत बेच के आप यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, चाय की दुकान लगा रहे, मुझे यूं देख के भाग आए आप। हाँ भैया। छोटे, जब तू महज 8-9 साल का था और माँ बाप का साया सिर से हट चुका था, तो ताऊजी ने कहा था कि वो तेरी जिम्मेदारी उठा लेंगे, अपने बच्चों के साथ तुझे भी पालेंगे, तेरा पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठा लेंगे। लेकिन कुछ ही महीने हुए और ताऊजी ने तुझे वापस मेरे पास लाकर बोल दिया कि वो तेरा बोझ नहीं उठा सकते हैं। अब उस समय मैं 17-18 साल का लड़का, समझ नहीं आ रहा था दुनिया में कैसे पैसा कमाऊं, क्या करूं। सर के ऊपर छत भी नहीं थी, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। जो पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, मैंने सोचा था कि अपने छोटे भाई को कराऊंगा पढ़ाई वो, ताकि उसको जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो मैंने जो काम हो सका वो करा, लोगों से कर्जा मांगा और जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। क्योंकि मुझे पता लगा उस स्कूल में भेजने के बाद ना बच्चा घर नहीं आता है, तो बस मैं चाहता था कि तू कभी घर की तरफ आए ना, तू देखे ही ना अपने भाई को कि तेरा भाई क्या कर रहा है क्या नहीं। तू बस अपनी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे और मैं तेरे लिए पैसे, किताबें, ये सब भिजवाता रहता था। फिर धीरे धीरे तू बड़ा होने लगा, तू कॉलेज में आ गया, मुझे भी शादी करनी पड़ी, अपनी गृहस्थी बसानी थी। फिर थोड़ा बहुत काम वाम ठीक हुआ तो मैंने और तेरी भाभी ने मिलकर अपना पक्का मकान भी बना लिया था। ठीक ठाक जिंदगी बीतने लग गई थी, लग रहा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है, तू भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और हमारे दिन भी सुधर जाएंगे। लेकिन फिर पता लगा कि तुझे आगे पढ़ना था और कॉलेज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई थी कि उसमें लाखों रुपए का खर्चा था। अब इतना काम धंधा तो अब भी नहीं हुआ था कि लाखों रुपए कहाँ से लाते। तो फिर हमने अपना पक्का मकान बेच दिया और ये सोच लिया था कि तुझसे कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर तूने हमें इतने दुखों में देखा तो फिर तू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। तो तेरी भलाई के लिए हमने अपनी जगह बदल ली रहने की, इधर आकर झोपड़ी में रहने लगे
और छोटे मोटे काम करने लगे। मैंने अपनी चाय की दुकान खोल ली, तेरी भाभी साफ सफाई का काम करने लग गई, और ऐसे करके हम अपना गुजारा करने लगे। और बस जब पता लगा ना कि तू बड़ा आदमी बन गया, तूने तरक्की कर लिया, तो वहीं संतुष्ट हो गए थे कि ठीक है, अब हमारा छोटा जिंदगी में कुछ बन गया है, हमारा जो फर्ज था, कर्तव्य था, हमने निभा दिया। अब इसके बाद हमें तेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। बस यही बात थी। छोटे इसलिए पहचानना नहीं चाहता था, और पहचान लेता तो कोई ऐसा ना होता कि लोगों के तानों से, उनकी बेइज्जती से हमारा सारा कराया बेकार हो जाता। तो छोटे, अगर तुझे बुरा लगा तो माफ कर दे, लेकिन तू समझ सकता है तेरे भाई ने जो किया तेरी भलाई के लिए। हाँ देवर जी, आपके भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने आज तक जो भी किया है ना, आपकी भलाई के लिए ही किया है। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम जहाँ भी है, जैसे भी है, हम बहुत खुश है। और हम ये देख के भी बहुत खुश है कि आपने अपनी जिंदगी में तरक्की कर ली है। आपके इस भैया के पूरे सफर में ना, हमने इनका साथ दिया है, हमने देखा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस खुश रहिए। खुद आप दोनों माँ बाप के सारे फर्ज निभाएंगे, लेकिन मुझे मेरे बेटे के फर्ज निभाने नहीं देंगे ना आप लोग? हाँ, सारी परेशानियां झेल ली, और अब जब अच्छा वक्त आने वाला तो निकल लिए आप लोग। हाँ, मुझे मेरा फर्ज निभाने का मौका नहीं देंगे आप लोग। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा आप लोगों को? भैया अभी तक शादी नहीं की है, पता है मैंने, और कसम खाई है जब तक मेरा बड़ा भाई नहीं मिलेगा ना, तब तक शादी करूंगा भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में ना मेरा बड़ा भाई मुझे आशीर्वाद दे, मेरी भाभी मुझे आशीर्वाद दे। और क्या करूंगा भैया इतने पैसे का, घर का, कंपनी का, जब मेरा परिवार ही नहीं होगा मेरे पास? पैसों से बातें करूं भैया? हाँ, या अपने घर से, अपनी गाड़ियों से बातें करूं, या उनके साथ घूमूं फिरूं, हंसूं खेलूं, अपने दुख बांट सकता हूं उनके साथ में? भैया इन सब के लिए तो मुझे मेरा परिवार ही चाहिए ना भैया। देखो, शायद मेरे माँ बाप भी मेरे लिए जो नहीं कर पाते ना, वो आपने किया है, और साथ में भाभी ने भी। और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊं, आप लोगों को वो जिंदगी दूं जो आप लोग सच में डिजर्व करते हो। इसलिए भैया मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, जहाँ आपके लिए एक अच्छा घर होगा, रहने के लिए जगह होगी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होंगे, खाने के लिए अच्छा खाना होगा, और आप दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेहनत मैं करूंगा, और अच्छी जिंदगी आप लोग जी। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया आप दोनों ने भैया, प्लीज भैया। सन्नी, तो उस तरह से हाथ मत जोड़, तू समझ क्यों नहीं रहा? सन्नी, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ भैया। वो मकान मैंने खरीद लिया, लेकिन वो घर नहीं बन पाया। उस घर को घर बना दो भाभी, प्लीज। देवर जी, आप ऐसे नीचे क्यों बैठे? आप उठिए। देवर जी बहुत परेशान हो रहे हैं, और हम उन्हें इस तरीके से परेशानी में नहीं देख सकते। आपने भी तो जीवन भर अपना फर्ज निभाया ना, बड़े भाई होने का। अब अगर देवर जी अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाना चाहते हैं, तो हमें उन्हें एक मौका दे देना चाहिए। देखिए, हम देवर जी के साथ चलते हैं, आगे जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है भगवान, अगर छोटा अपने संस्कारों को नहीं भूला है, अपने बड़ों का इतना सम्मान करना चाहता है, तो मैं भी इसको इस मौके से वंचित नहीं रखूंगा। छोटे, तेरा जहां मन करता है हमें ले जा, बस एक शर्त है, चलने से पहले गले लगा ले।